बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। फर्स्ट ईयर के टॉपिक जनरल के एमसीक्यू से रिलेटेड आज हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है और ओवरऑल जनरल से रिलेटेड ये हमारा आज 9th वीडियो लेक्चर है। इसलिए क्योंकि अब तक हम मुख्तलिफ वीडियोस जनरल के मुख्तलिफ हवाला से रिलेटेड भी बना चुके हैं। आजकल हम फर्स्ट ईयर के टॉपिक जनरल से रिलेटेड एमसीक्यू की वीडियोस अपलोड करने का सिलसिला हम शुरू कर चुके हैं। फर्ज करें एक बुक सेलर है और बुक सेलर जो है आपको पता है मुख्तलिफ स्टेशनरी के जो आइटम्स हैं, चीजें जो है उनको फरोख्त करता है। तो बुक सेलर अगर किसी बुक को बेच रहा है, रजिस्टर को बेच रहा है, पेंसिल, रबर, शार्पनर वगैरह इस तरह की चीजें बेच रहा है, तो बुक सेलर के लिए उन चीजों का बेचना जो है वो सेल्स के जुमरे में आता है। क्यों? क्योंकि बुक सेलर ने उन तमाम अशिया को जो स्टेशनरी का सामान है पहले खुद परचेज किया था और उसकी नीयत उसी वक्त, उसका इरादा उसी वक्त क्या था, उसका बेचना था। अब जब उसको बेच देगा तो उसके लिए सेल्स कराएगा। लेकिन याद रखिएगा वही जो शॉपकीपर है, अगर वो चीजों को जो बेच रहा है वो स्टेशनरी के आइटम्स नहीं है, बल्कि उसने अपनी दुकान का फर्नीचर उठा के बेच दिया, उसने अपनी दुकान का कोई पंखा है वो उठा के बेच दिया, तो फिर ऐसी सूरत में याद रखिएगा कि वो उसके लिए सेल्स नहीं कराएगा। क्वेश्चन है स्टूडेंट, सेल्स क्यों नहीं कराएगा? क्योंकि सेल्स इसलिए नहीं कराएगा, जो उसने शॉप का फर्नीचर परचेज किया था क्या उसने बेचने की नीयत से खरीदा था? जब अपनी दुकान में उसके रखा हुआ था तो इस्तेमाल की नीयत से था। अब किसी भी वजह से वो बेच रहा है, फर्ज करें नया फर्नीचर लेना चाह रहा है या कोई भी रीजन है, अब जब वो शॉप फर्नीचर अपना बेच देगा, अपनी दुकान का पंखा फर्ज करें बेच देता है, या दुकान के अंदर एज्यूम करें कोई एसी वगैरह लगा हुआ है, स्प्लिट लगा हुआ है, उसको अगर वो बेच रहा है तो याद रखिएगा कभी भी वो सेल्स के जुमरे में नहीं आएगा। इसलिए क्योंकि जब उसने खुद खरीदा था तो बेचने की नीयत नहीं थी। अब जब सेल्स के जुमरे में नहीं आएगा तो शॉप फर्नीचर जो उसने बेचा है, किसने बेचा है? एक बुक कीपर ने बेचा है। तो बताइएगा कि वो कहां पर आएगा? क्या वो कैश सेल्स में आएगा? तो अभी मैंने बताया सेल्स तो सिर्फ वो होती है जो आपने मर्चेंडाइज खरीदी हो, अभी बेच रहे हो, तो इसमें कैश सेल्स वाला ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन है क्रेडिट सेल्स। उधार के ऊपर मर्चेंडाइज जब बेचते हैं तो क्रेडिट सेल्स आता है, तो मर्चेंडाइज है ही नहीं, सामान्य तिजारत है ही नहीं। तीसरा ऑप्शन है आपके पास सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू का मतलब होता है जब मर्चेंडाइज आप बेचते हैं तो रेवेन्यू क्रिएट होता है, तो जाहिर सी बात है सेल्स रेवेन्यू भी ऑप्शन सही नहीं है, तो डी बेचारा बच गया, जो कि नन ऑफ दीज है। इसका मतलब है सही ऑप्शन है डी। याद रखिएगा स्टूडेंट कि अगर यही शॉप फर्नीचर जो है कोई ऐसा बंदा बेच रहा है जिसका काम ही है फर्नीचर को खरीदना और फर्नीचर को बेचना, या उसका काम ही है फर्नीचर को पहले खुद तैयार करना और फिर फर्नीचर को बेचना, दोनों सूरतों में, यानी कि फर्नीचर वो खरीद के बेचे, यानी कि उसने पहले खरीदा और फिर बेचे, या फर्नीचर को पहले बनाए और फिर बेचे, दोनों सूरतों में उसके लिए फिर ये सेल्स कराएगा। और अगर सेल्स कराएगा और अगर उसने सेल्स कैश के ऊपर कर दी है, यानी कि कैश मिला है, तो कैश सेल्स कराएगा, और अगर उसने यही मर्चेंडाइज बेची है उधार के ऊपर तो फिर ये क्रेडिट सेल्स कराएगा। लेकिन वो तमाम अफराद जिन्होंने फर्नीचर को बेचा हो लेकिन बेचने से पहले जब खुद खरीदा था उस वक्त उनकी नीयत बेचने की नहीं थी, तो याद रखिएगा उनके लिए कभी भी किसी भी सूरत में ये सेल्स नहीं कहलाएगा। फिर क्या कहलाएगा? फर्नीचर के नाम से ही उस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। फर्ज करें इक्विपमेंट खरीदा होता लेकिन इस्तेमाल के लिए नियत थी और फिर बाद में बेच दिया, इक्विपमेंट अपने नाम से क्रेडिट हो जाएगा जनरल एंट्री की अगर हम बात करें। स्टूडेंट अब हम जाते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की जानिब। एडवांस फी रिसीव्ड बाय अ कॉलेज। कोई कॉलेज है, उस कॉलेज ने अपने कॉलेज के अंदर पढ़ने वाले स्टूडेंट से एडवांस में फीस जो है वो रिसीव कर ली, और आमतौर पर कॉलेज जो खासतौर पर प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो एडवांस में फीस कलेक्ट कर लेते हैं। विल बी रिकॉर्डेड है, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। याद रखिएगा अगर कोई शख्स, कोई इदारा एडवांस में पैसे कलेक्ट कर लेता है, एडवांस का मतलब पहले से, तो फिर ऐसी सूरत में उस इदारे के लिए जो उसने फीस या किसी भी नाम से पैसे कलेक्ट किए हैं उस इदारे की वो इनकम तस्वुर नहीं होती। स्टूडेंट्स इनकम क्यों नहीं तस्वुर होती है? क्योंकि इनकम इसलिए तस्वुर नहीं हो रही है क्योंकि अभी उस इदारे ने, उस कॉलेज ने सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की है अपने स्टूडेंट्स को। सर्विसेज कब प्रोवाइड करेंगे? जब तक ये महीना खत्म ना हो जाए, या अगर पूरे साल की उन्होंने फीस ले ली है तो जब तक ये पूरे साल तक पूरे सर्विसेज वो प्रोवाइड ना कर दें। इट मीन्स दैट इफ the organization is receiving the amount in advance, then that particular amount will be treated as unearned for that particular organization. Unearned का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? earned माने कमा लिया, unearned माने नहीं कमाया, और अगर unearned है तो याद रखिएगा वो लाइबिलिटी होती है। क्या कॉलेज ने एडवांस में फीस रिसीव की है? जवाब है जी हाँ। अगर एडवांस में फीस रिसीव किया तो स्टूडेंट क्या कहलाएगा? ये अनअर्न्ड कहलाएगा।
चेक करते हैं कि क्या कोई ऑप्शन अनअर्न वाला हमें मिल रहा है। जब हमें मिल रहा है इसका मतलब बी ऑप्शन अनअर्न फी हमारे पास सही ऑप्शन है। दूसरे ऑप्शन से उसके ऊपर भी एक नजर डाल लेते हैं, वैसे जरूरत नहीं है। फी इनकम, क्या ये इनकम हो गई? इनकम तो नहीं हुई क्योंकि एडवांस में रिसीव करके बैठे में, ये तो हमने पहले ही बता दिया सही है। सेल्स रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू से तो कोई लेना देना ही नहीं है क्योंकि सेल्स रेवेन्यू उस सूरत में जनरेट होता है जब आप मर्चेंडाइज बेचें, जब आप गुड्स बेचें। तो मर्चेंडाइज भी यहाँ पे नहीं बेची जा रही है। सी ऑप्शन भी गलत है और डी ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि इसमें सही वाला ऑप्शन मौजूद है और नन ऑफ दिस वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू के जाते हैं। एमसीक्यू नंबर 8, गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर। कस्टमर स्टूडेंट कौन होता है? जिसको आपने गुड्स बेची हो, फरोख्त की हो। फरोख्त जिस पार्टी को आपने कर दिया, इनके कस्टमर को कर दिया, उसी कस्टमर ने कुछ गुड्स, कुछ मर्चेंडाइज आपको रिटर्न कर दी। रिटर्न माने वापस कर दी। पहला सवाल कि जब आपने उस कस्टमर को माल बेचा था तो कस्टमर ने आपको माल वापस क्यों कर दिया? भाई क्या प्रॉब्लम हो गई? तो इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह तो ये हो सकती है कि आपका माल जो आपने उसको बेचा है वो उसकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं था। स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है जैसा माल उसने आपसे मंगवाया था वैसा आप नहीं भिजवा सके। फर्ज करें उसने आपसे कहा है 4x3 के पीसेस भिजवाएं, आपने 3x4 के पीसेस भिजवा दिए। फर्ज करें उसने कहा था ब्लू कलर में भिजवाइएगा, आपने रेड कलर में भिजवा दिया। फर्ज करें माल ही खराब है, कोई भी वजह हो सकती है। इन तमाम सूरतों में कस्टमर आपको माल जो है वो रिटर्न कर रहा है। कस्टमर ने माल आपको रिटर्न कर दिया उसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्यों कहते हैं? क्योंकि बिका हुए माल को हम कहते हैं सेल्स और बिका हुआ माल जब हमारे पास वापस आ जाता है तो उसको हम सेल्स रिटर्न कहते हैं। अब जुमले में क्या कहते हैं? सेल्स रिटर्न कैन ऑल्सो बी रिगार्डेड एज। सेल्स रिटर्न को हम मजीद किस नाम से याद कर सकते हैं? पहला नाम कहते हैं अनअर्न्ड रेवेन्यू। अनअर्न्ड से कोई लेना देना ही नहीं होता। अनअर्न्ड का मतलब होता है वो रेवेन्यू जो भी आपने कमाया ना हो। तो ये बिल्कुल बेकार बात कर रहे हैं। सेकंड ऑप्शन है आपके पास कॉन्ट्रा रेवेन्यू। कॉन्ट्रा रेवेन्यू का क्या मतलब होता है? रेवेन्यू का ये उलट अकाउंट है और यही सही ऑप्शन भी है। बताएं स्टूडेंट सही ऑप्शन कैसे हो गया? क्योंकि जब आप किसी पार्टी को माल बेचते हैं जिसको आप सेल्स का नाम देते हैं तो सेल्स की नेचर क्या होती है? रेवेन्यू। रेवेन्यू में इजाफा होता है और रेवेन्यू में इजाफा क्रेडिट होता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। लेकिन जब आप किसी पार्टी को माल बेच चुके होते हैं जिसको आप सेल्स का नाम देते हैं और दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं आपकी रेवेन्यू जनरेट हो गई, उसके बाद जब वो माल वापस आपके पास आ जाए, रिटर्न होकर, रिटर्न किसी भी भले वजह से हो, क्या बताएं सेल्स में कमी नहीं हो गई। मिसाल के तौर पर आपने 1 लाख का उसको माल बेचा था, आप समझ रहे थे 1 लाख का आपका प्रॉफिट जनरेट होगा, पूरा ना सही 1 लाख का आपका ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट होगा जिसके अंदर कुछ माल की अपनी कीमत छुपी हुई होगी, कुछ आपका प्रॉफिट छुपा हुआ होगा। लेकिन आपकी उम्मीदों पर उस वक्त ओस पड़ गई, उम्मीदों पर पानी पड़ गया जब 1 लाख के बिके हुए माल में से कुछ माल उसने आपको वापस कर दिया किसी भी वजह से। बताएं फर्ज करें 20,000 का माल वापस आया। 20,000 का माल वापस आने की वजह से आपकी सेल्स जो अच्छी वाली 1 लाख रुपए की हो गई थी, अच्छा वाला रेवेन्यू 1 लाख का जनरेट हो चुका था, उसमें 20,000 की कमी हो जाएगी और जो सेल्स की में कमी होती है उसको हम नाम देते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का मतलब होता है सेल्स वापस आ रही है। तो सेल्स रिटर्न को वो कह रहा है कि और किस तरह हम उसको पुकार सकते हैं, किस नाम से याद कर सकते हैं, उसका नाम स्टूडेंट से हो जाएगा कॉन्ट्रा रेवेन्यू। कॉन्ट्रा का वर्ड का मतलब होता है अपोजिट यानी कि उलट। रेवेन्यू का कॉन्ट्रा रेवेन्यू का मतलब होता है रेवेन्यू का उलट। फिर मैं तवज्जो दिला रहा हूँ कि जो सेल्स हुई है सेल्स की वजह से आपकी रेवेन्यू बढ़ जाती है और जो कॉन्ट्रा रेवेन्यू हो रही है इसका मतलब वो रेवेन्यू में कमी हो रही है और रेवेन्यू में कमी होने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये कॉन्ट्रा रेवेन्यू कहलाएगा। स्टूडेंट्स जो आवाजें आपको भी आ रही हैं वो आने दीजिए, उसकी टेंशन मत लीजिए क्योंकि मैं उसकी टेंशन ऑलरेडी ले चुका हूँ, लेकिन फिर वीडियो में मैं बता नहीं पाऊंगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, गुड्स परचेज वर्थ 80,000। गुड्स जो है वो खरीदी जा रही हैं, उसकी कीमत कितनी? 80,000 रुपए। गुड्स का मतलब क्या होता है? मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज आपने खरीदी है और मर्चेंडाइज आपने खरीदी है कितने की? 80,000 रुपए की। एट द एंड ऑफ द पीरियड, पीरियड का मतलब होता है पूरा साल, और वो जो पीरियड है उस पीरियड के इख्तिताम पर 20,000 की रिमेन अनसोल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है, तवज्जो से जरा सुनिएगा। गुड्स है, मर्चेंडाइज है, वो आपने खरीद रहे हैं, कितने की खरीद रहे हैं? 80,000 रुपए की खरीद रहे हैं, 80,000 की। एट द एंड ऑफ द पीरियड, पीरियड के इख्तिताम पर 20,000 जो है रिमेन अनसोल्ड। रिमेन अनसोल्ड का मतलब ये होता है कि अभी वो बिकी नहीं है। 80,000 का माल खरीदा था, 20,000 की बिकी नहीं है, दूसरे अल्फाज में 60,000 का माल आप बेच चुके हैं, 20,000 का माल आपके पास पड़ा हुआ है, बिक नहीं सका। उसके बारे में कह रहा है दिस अनसोल्ड परचेजेस। अनसोल्ड का मतलब जो भी बिका नहीं है, परचेजेस जो आपने माल खरीदा हुआ है विल बी कॉल्ड, उसको कहा जाएगा। यानी कि 80 के माल में से 60 का माल बिक चुका है,
20 का माल नहीं बिका तो 20 का माल क्या कहा जाएगा वो हम देखते हैं। ए में कहते हैं परचेजेस, तो याद रखिएगा परचेजेस तो नहीं होगा। परचेजेस इसलिए नहीं होगा क्योंकि परचेजेस वो होता है कि जब हमने माल खरीदा उसको हम परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड करते हैं, ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन कहते हैं एंडिंग इन्वेंट्री, तो यही सही ऑप्शन है। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, एंडिंग इन्वेंट्री का मतलब होता है साल के आखिर में बचा हुआ माल, जितना भी माल बच जाता है, जितना भी माल बिक नहीं सका होता है उसको हम बोलते हैं एंडिंग इन्वेंट्री। तो सही ऑप्शन है हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री जो कि 20,000 है। अच्छा स्टूडेंट्स एक बात और बता दूं, 80,000 बेसिकली आपके लिए क्या रहेगी परचेजेस, 20,000 आपके लिए क्या रहेगा ये वाला 20,000 एंडिंग इन्वेंट्री या एंडिंग स्टॉक, एक ही बात है। तो फिर स्टूडेंट बताए 60,000 क्या होगा। उम्मीद है कि आप इस मरहले पे शायद जवाब ना दे सकें क्योंकि अभी हम जनरल वैसे भी पढ़ा रहे हैं आपको, लेकिन जो स्टूडेंट्स आगे की स्टडी करते हैं वो फौरन इसका जवाब दे देंगे कि अगर 80,000 की परचेजेस है और 20,000 जो है वो आपके पास क्या है एंडिंग स्टॉक है जो बचा हुआ माल है, तो 60,000 आपके पास क्या रहेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स जो आपने बेच दी उसकी अपनी कीमत वो आपके पास क्या रहेगा कितना 60,000। अच्छा भाई ये बताइएगा स्टूडेंट यहाँ पर कि हमारे पास इसका सही ऑप्शन एंडिंग इन्वेंट्री हो गया। ओपनिंग इन्वेंट्री ये भी नहीं कहलाएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री का मतलब ये होता है कि वो माल ओपनिंग इन्वेंट्री कहलाता है जो लास्ट पीरियड में जितना मर्चेंडाइज बच गई थी बिक नहीं सकी थी वो करंट पीरियड का ओपनिंग इन्वेंट्री कहलाता है, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी कि तीनों में से तीनों बेकार है, तो ऐसी बात भी नहीं है क्योंकि हमारे पास बी ऑप्शन सही है, लिहाजा नन ऑफ दीज वाला भी ऑप्शन हमारा खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लास्ट हमारे पास एमसीक्यू जो मौजूद है एमसीक्यू नंबर 10 जो हमारे आज के वीडियो लेक्चर की भी लास्ट एमसीक्यू है, कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ जर्नल जिन्होंने बनाया है, हमने आपको जर्नल की एंट्रीज भी सिखाई है अपने इसी वीडियो हमारे जो यूट्यूब चैनल है सर अली अहमद के नाम से, उसमें कई एक हम जर्नल की वीडियोस भी अपलोड कर चुके हैं। उसका फॉर्मेट आप अच्छी तरह से जानते हैं। उसमें कौन कौन से कॉलम होते हैं, डेट का कॉलम होता है, अगर सवाल में डेट ना हो तो फिर डेट की जगह सीरियल नंबर हो जाएगा, बराबर में होता है पर्टिकुलर्स, पास्ट टीचर्स और पास्ट बुक्स में पर्टिकुलर्स की जगह होता है डिस्क्रिप्शन, दोनों का एक ही मतलब है, पर्टिकुलर्स लिखें या डिस्क्रिप्शन लिखें एक ही बात है। उसके बाद का कॉलम होता है पोस्ट रेफरेंस जो पूरा कॉलम खाली जाता है, और उसके बाद डेबिट और फिर आखिरी कॉलम होता है क्रेडिट का। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए आपसे वो कह रहा है स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो होता है ऑफ जर्नल का इंक्लूड उसमें शामिल होता है कॉलम्स ऑफ, कौन कौन से कॉलम्स उसमें शामिल है। पहला जो ऑप्शन दे रहे हैं वो डेट है, सही है भाई। नेचर के नाम से तो कोई कॉलम ही नहीं होता। रेफरेंस होता है, डेबिट एंड क्रेडिट ये भी होता है, लेकिन नेचर ने गंदी मछली की तरह तालाब को गंदा कर दिया, लिहाजा ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड है डेट, जी हाँ डेट होता है। पर्टिकुलर्स भी होता है, डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट भी होते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है, इस बात का जवाब गलत माना जाएगा कि पंजीकरण में अगर आप 4 का जिक्र करें और 5वें का जिक्र ना करें, किसी भी एक को हटा दें तो जाहिर सी बात है वो पंजीकरण नहीं कहलाएगा, पंजीकरण नहीं कहलाएंगे। बिल्कुल इस तरीके से अगर पंजाब के अंदर जो 5 दरिया हैं जिनको मिला के उसको पंजाब कहा जाता है, शॉर्ट में पंजाब कह देते हैं, उन 5 में से अगर आप 4 के नाम लें, एक को हटा दें तो वो पंजाब नहीं रहेगा। सेम ये वो चीज है यहाँ पर देखें डेट मौजूद होता है, पर्टिकुलर्स मौजूद होता है, डेबिट और क्रेडिट मौजूद होता है, लेकिन एक को इन्होंने उड़ा दिया, इसकी वजह से बी ऑप्शन भी नहीं माना जाएगा कि सही है। थर्ड देखते हैं, डेट बिल्कुल सही है, पर्टिकुलर्स वो भी सही है, रेफरेंस यानी कि जिसको आप पोस्ट रेफरेंस का नाम देते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, इट मींस दैट द थर्ड ऑप्शन दैट इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। द लास्ट वन इज नन ऑफ दीज, इट इज नॉट करेक्ट एज वेल। स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको जर्नल से रिलेटेड मजीद 5 एमसीक्यूज को समझाया है। वैसे मैंने लास्ट अपने वीडियो लेक्चर में कहा था कि 5 और 10 मजीद यानी कि टोटल 15 एमसीक्यूज से रिलेटेड हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिर बाद में ख्याल ये आया कि ये बहुत ज्यादा लोड होने वाली भी सूरत हाल हो सकती है, लिहाजा हम कतरा दरिया होता है इस तरह से अब चलने का इरादा है। तो रोजाना की बुनियाद पर इंशाल्लाह ताला जब हमें मौका मिलेगा एमसीक्यूज को इंशाल्लाह अपलोड भी करते रहेंगे। उम्मीद है हमारे इस वीडियो लेक्चर से आप जरूर फायदा उठाएंगे, और फायदा इसी सूरत में उठा सकते हैं जब आप लेक्चर शुरू से आखिर तक देखें। कभी भी लेक्चर को ऐसे देखने की आदत नहीं अपनाएं कि आपने थोड़ा सा देखा और बगैर आपने हिस्सा छोड़ दिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो काइंडली अपने फ्रेंड्स में लाजमी इसको शेयर कराएं। मुख्तलिफ जो ग्रुप्स होते हैं फेसबुक के,
आपका व्हाट्सएप के और जो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ नेटवर्क्स हैं वहां पे भी आप शेयर करवा सकते हैं। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने दोस्त, अपने टीचर सर अली अहमद को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।